दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मुकेश तड़ियाल ड्रीम्स स्टडी 99 की ओर से आप सभी प्यारे भाइयों के लिए लाया हूँ हिंदी व्याकरण की क्लास। मेरे प्यारे भाइयों, चैनल जनवरी 2023 में क्रिएट किया है और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगा उत्तराखंड से संबंधित जितने भी पेपर आते हैं उनमें जो भी हिंदी का भाग रहता है, जितने भी हिंदी के अंक रहते हैं और उन अंकों को किस प्रकार से आप बटोरें, इस प्रकार हम आपको अपने इस हिंदी व्याकरण की क्लास में सिखाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए व्याकरण का जब हम शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो वी धन आ धन करण से व्याकरण बना हुआ है। दोस्तों, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी भाषा को भली भांति समझना। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? होता है किसी भी भाषा को भली भांति समझना। व्याकरण को ही पुस्तक हो सकती है, कोई विधा हो सकती है, रचना हो सकती है, कीर्ति हो सकती है, कोई ग्रंथ या किसी संस्करण का नाम व्याकरण हो सकता है। सिखाता क्या है हमें व्याकरण, इसकी परिभाषा क्या है? तो व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण करना सिखाता है, शुद्ध लिखना सिखाता है एवं शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। ठीक है, क्या सिखाता है हमें व्याकरण? तो शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लिखाना एवं शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण की यदि हम परिभाषा देखें तो व्याकरण वह ग्रंथ है, क्या है? व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लेखन की पद्धति और शुद्ध करना सिखाता है, शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण को सीखने के लिए हमें 3 प्रकार के वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। इसको समझने के लिए हमें वर्ण विचार की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 आता है वर्ण विचार, नंबर 2 आता है शब्द विचार और नंबर 3 आता है वाक्य विचार। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, वर्ण विचार ध्वनि के योग से बनता है। किससे बनता है? वर्ण विचार जो है ध्वनि के योग या ध्वनि के मेल से बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है शब्द विचार। शब्द विचार जो होता है वो किससे बनता है? तो शब्द विचार वर्णों के योग से बनता है। किससे बनता है? शब्द विचार वर्णों के योग से बनता है। इसी प्रकार वाक्य विचार, वाक्य विचार जो है वह शब्दों के सार्थक योग से बनता है। ठीक है, अब हमारे पास 100 से सपेरा क्या है? एक वर्ण है। सिर्फ क्या है? एक वर्ण है। यदि हम इसका प्रयोग करें तो यह 100 से वर्ण है जो इसका जो हम शब्द बनाएंगे तो पेरा, सपेरा। ठीक है, यह इसका शब्द हो गया है। और आगे आगे देखें तो शब्द के बाद क्या होता है कि यदि हम सपेरा का वाक्य प्रयोग करें तो इस प्रकार इसका वाक्य प्रयोग होगा, सपेरा बहुत चालाक है। ठीक है, तो यह एक वाक्य बन गया कि सपेरा क्या है? बहुत चालाक है। ठीक है, इसी प्रकार तो क्या हो गया? सपेरा क्या हो गया? वर्ण से शब्द बना। 100 से सपेरा होता है। 100 एक वर्ण था, उसके बाद पे रा उसमें जुड़ा तो एक शब्द बन गया सपेरा।
और जब हमने इसका वाक्य प्रयोग किया तो सपेरा क्या है, बहुत चालाक है। तो इस प्रकार से व्याकरण में हमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार की आवश्यकता पड़ती है, तभी जाके व्याकरण शुद्ध अशुद्ध का पता चलता है। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि वर्ण किसे कहा जाता है। तो वर्ण क्या होता है, ध्वनि से बनता है। अब यह भी प्रश्न उठता है कि ध्वनि क्या होती है। यह भी प्रश्न उठता है कि ध्वनि क्या होती है। तो भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि होती है और यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी होती है। जैसे लिखित रूप में हम कहें अ, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे और यदि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है और लिखित रूप में क्या होती है, वर्ण होती है। ठीक है। लिखित रूप में क्या होती है, वर्ण होती है और मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे और ठीक है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ होता है और इसी अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है तो वो कौन सी होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। ठीक है। और मौखिक जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, ध्वनि है। ठीक। अब आगे चलते चलते एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि वर्ण जो होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है जब तक वो किसी प्रकार के व्यंजन या किसी प्रकार से के अन्य वर्ण से न मिले, तब तक वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। भाषा की अर्थ के आधार पर दो इकाई होती हैं, भावार्थ या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भावार्थ या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य है। ठीक है। अब भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है। ठीक है। भाषा का जो सबसे बड़ा अंग है वो क्या है, वाक्य है। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य को हमने किस प्रकार से उसका भावार्थ निकालना है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यदि मैं इस वाक्य को बोलता हूँ तो यह क्या कहा जाएगा, जो व्यक्ति सुनेगा वो पहले इस बात को समझेगा और तब इसका क्या करेगा, भली भांति इस वाक्य को भावार्थ में परिवर्तित करेगा और तब उसकी समझ में आएगा कि मैं दिल्ली जाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इस प्रकार से भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य। अब आगे चलेंगे हम और वाक्य के बाद पढ़ेंगे हम वर्ण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, वर्णों के प्रकार पढ़ेंगे। तो वर्ण कौन है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हमारे पास कितने प्रकार के वर्ण हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण होते हैं हमारे पास और व्यंजन होते हैं। स्वर वर्ण, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो यह बिना रुकावट के साथ किया जाता है। इन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट के साथ किया जाता है। इनको स्वतंत्र वर्ण भी कहते हैं। मुंहों में बिना रुकावट के इनमें सांस बाहर आती है। इन वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। यदि अर्थात हम कह सकते हैं स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वर का उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र होता है। वे वर्ण जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वे वर्ण जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता या सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ। व्यंजन वर्ण, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय, ठीक है, व्यंजन वर्ण क्या है? जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण का उच्चारण करना पड़ता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें क, तो क प्लस अ बराबर होता है क। ठीक है, व्यंजन वर्ण एक सांस में ठीक है, इस प्रकार से व्यंजन वर्ण को हमने देखा। आगे जाके हम देखेंगे अक्षर। सभी वर्णों को अक्षर कह सकते हैं। जितने भी वर्ण होते हैं अक्षर कहलाते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है, अक्षर क्या है? तो सभी वर्णों को अक्षर कहते हैं। जितने भी वर्ण हैं उनको हम अक्षर कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। जैसे पहले आ और मो, यदि हम आम लिखते हैं तो उसका शब्द बन जाता है, लेकिन यदि ये शब्द अलग अलग ये वर्ण अलग अलग होते, इस शब्द के हम टुकड़े करते हैं तो आ अलग हो जाएगा और मो अलग हो जाएगा। इसीलिए आम जो है ये क्या है? एक शब्द है, इसको हम वर्ण नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, क्या होता है? वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। और मूल रूप से, ठीक है, 11 मानी गई है। और मूल भाषा के जो स्वर हैं उनकी संख्या 13 है। अर्थात मूल भाषा का अर्थ है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनकी संख्या कितनी है? 13 है। उनकी संख्या 13 है। ठीक है, इसमें री और लिर जोड़ दिया जाता है। संस्कृत भाषा में री और लिर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, औ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से इक, ऊ से उल्लू, ऊ से ओन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ये क्या है? मूल स्वर हैं। ठीक है, अब आते हैं अयोगवाह स्वर। अयोगवाह, अ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, क्या होता है? अ का अर्थ होता है नहीं। योग का अर्थ होता है जोड़ और वह का अर्थ है वाहन। अर्थात नहीं जुड़कर वहन करने वाले जो शब्द हैं, नहीं जुड़कर वहन करने वाले शब्द को अयोगवाह कहा जाता है। अर्थात वे वर्ण
जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जो जुड़कर वाहन नहीं होते हैं अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ये केवल स्वरों के साथ जुड़ते हैं। ये वर्ण क्या हैं? स्वरों के साथ जुड़ते हैं। अंग और अह। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वरों का प्रकार है मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या है? नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 है दीर्घ स्वर और नंबर 3 है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को छोटा स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर आदि नामों से जाना जाता है, या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, छोटा स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर। इसकी संख्या 4 है। अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। इसमें ये चार वर्ण जुड़े होते हैं। दीर्घ जो स्वर होता है उसको हम गुरु स्वर, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दीर्घ स्वर कह सकते हैं, गुरु स्वर कह सकते हैं, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर तथा संधि स्वर भी इसको कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। कितनी है? इनकी संख्या 7 है। औ, ई, आ, ई से इक, ऊ से ओन, ए, आई, ओ और आओ। ये वर्ण इनके साथ जुड़े हुए होते हैं। प्लुत स्वर, 3 मात्रिक स्वर या इसको प्लुत स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इस स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की तुलना में प्लुत स्वर में अधिक समय लगता है, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहा जाता है। 7 दीर्घ स्वर प्लस इसमें अ को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से दीर्घ स्वर 7 जुड़कर और प्लुत स्वर में अ और जुड़कर 8 हो जाता है। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो यह स्वर दीर्घ स्वर की श्रेणी में आ जाते हैं। कौन कौन से वो 2 स्वर हैं? तो ई से इमली और ऊ से उल्लू। इन दोनों स्वरों को स्वर की श्रेणी में, प्लुत स्वर की श्रेणी में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि यह स्वर जो होते हैं इनका उच्चारण करते समय यह बड़ी ई और बड़े ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। थैंक यू। बड़ी ई और बड़े ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। प्लुत स्वर में जैसे हम किसी भी व्यक्ति को पुकारते हैं, जैसे हम इसका प्रयोग अधिकतर नाटकों में होता है, जैसे भैया, ओम, इस प्रकार के शब्दों को प्लुत शब्द कहा जाता है, क्योंकि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की तुलना में इसमें 3 गुना अधिक समय लगता है। आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। फिर कल आपके साथ मुलाकात होगी व्यंजन वर्णों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
जय उत्तराखंड।